नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। एक क्लास हम पहले व्यक्तित्व की एक दो क्लास ले चुके हैं जिनमें हमने बात की है कि क्या व्यक्तित्व होता है तथा किस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। किसी ने आंतरिक गुण की चर्चा की है, किसी ने बाह्य गुण की चर्चा की है, किसी ने इंटरनल यानी इंट्रोवर्जन की बात करी है या किसी ने एक्सट्रावर्जन की बात करी है। उसके बाद में हम आज देखते हैं कि जो व्यक्तित्व तो मापते हैं उनकी जो विधियाँ देखते हैं कौन सी विधियाँ होती हैं। जैसे मेनली विधियों की बात करें तो दो विधियाँ होती हैं मुख्यतः। दो विधियाँ मुख्यतः होती हैं, एक तो प्रक्षेपी विधियाँ और एक अप्रक्षेपी विधियाँ। अर्थात प्रक्षेपी विधियाँ होती हैं सीधी किसी के ऊपर थोपना, या थोपना कहें तो ये मुख्यतः काम आती है अचेतन मन को मापने के लिए। प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट जैसे किरणों को सीधा गिराता है ना बोर्ड के ऊपर, उस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं, अर्थात थोपना। अप्रक्षेपी विधि जो कि व्यक्ति के चेतन मन के लिए होती है, अर्थात नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। तो हम प्रक्षेपी विधि में एक दो पॉइंट और देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रक्षेपण विधियों की। जो प्रक्षेपण विधियां हैं उनका प्रयोग किया था सिगमंड फ्राइड ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इनके द्वारा मेन उद्देश्य ये था कि जो बच्चा है या कोई व्यक्ति है वह अपने स्वयं अपने विचारों या संवेगों को प्रकट करे किसी के माध्यम से, अर्थात उनकी विधि के द्वारा उन्हें अपने विचारों को प्रकट करे। उसमें जैसे कोई चित्र हो सकता है या कोई शब्द हो सकता है, उस पर वह अपने विचार रखे जिससे उसके व्यक्तित्व का पता लग सके। तो इसमें प्रक्षेपी विधियों में सर्वप्रथम जो विधि आती है वो आती है आईबीटी। आईबीटी बोले तो इंक ब्लॉट टेस्ट आता है। इंक ब्लॉट टेस्ट अर्थात स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें ऐसे अलग अलग स्याही के धब्बे होते हैं, अर्थात किसी कागज़ के ऊपर ऐसे स्याही के धब्बे फेंके हुए होते हैं, जिसमें क्योंकि जिसकी जैसी सोच है वैसा ही उसको चित्र दिखाई देगा, तो उसे बालकों को दिखाया जाता है। ये मेनली बनाया हुआ होता है 13 से 19 वर्ष के बालकों के लिए। तो ऐसे स्याही के धब्बे होते हैं जिनसे बच्चों को दिखाया जाता है और उनसे अलग अलग उनकी जो विचार है उनके बारे में पूछा जाता है। किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को व्यक्ति दिखाई देता है, किसी को जैसे कोई जानवर दिखाई देता है। तो इसमें जैसे ये था रोरसा का, हरमन रोरसा का ये परीक्षण था। इसमें क्या है, इसमें जैसे 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन मेनली तो यही बनता है कि आईबीटी जो परीक्षण है उसमें कितने कार्ड हैं, तो उसमें 10 कार्ड होते हैं। जो 5 कार्ड है वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, 2 कार्ड है वो ब्लैक रेड और ब्लैक होते हैं, वाइट रेड और ब्लैक होते हैं। 3 हैं जो रंगीन होते हैं, अर्थात अलग अलग 3 से भी ज़्यादा कलर होते हैं। इतना डीपली किसी भी विधि के बारे में नहीं जाना है। ओवरऑल क्वेश्चन जैसे प्रक्षेपी विधियाँ और अप्रक्षेपी विधियाँ ऊपर ऊपर से भी बन जाता है। तो पहले हम प्रक्षेपी विधियाँ देखेंगे जिनमें कुछ विधियाँ उनके सीधे सीधे आपको नाम याद रखने हैं। बाद में अप्रक्षेपी विधियाँ देखेंगे, उनमें अलग अलग नाम याद रखना है। तो उनमें कई बार तुलना में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी विधि प्रक्षेपी है तथा कौन सी अप्रक्षेपी विधि है। तो इसमें आईबीटी जो पहली परीक्षण है उसको हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में अगला परीक्षण हम देखते हैं टेट। टेट का अर्थ है अर्थात थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट, जिसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें उसी की तरह कार्ड होते हैं। ये जो परीक्षण है इसका श्रेय दिया जाता है मुर्रे और मॉर्गन को। जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि कुल 31 कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं जिन पे पुरुष और स्त्रियों के चित्र होते हैं, अर्थात 30 कार्डों पर चित्र होते हैं। एक जो सादा कार्ड होता है, अगर किसी पुरुष का परीक्षण करना है तो 10 कार्ड लेंगे तथा 10 ऐसे कार्ड लेंगे जिनके ऊपर दोनों चीज़ अंकित हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि किसी एक व्यक्ति या एक महिला का परीक्षण करने के लिए 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो 10 कार्ड हैं वो केवल स्त्रियों से संबंधित, 10 कार्ड केवल पुरुषों से संबंधित हैं, 10 कार्ड दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो एक व्यक्ति का अगर हमें परीक्षण करना है तो उसमें 10 ये काम आएंगे कोई एक इनमें से, और 10 ये काम में आएंगे। एक जो कार्ड होता है वो सादा कार्ड होता है जिस पर अपनी प्रतिक्रिया
दर्शानी होती है। इसमें भी उसी प्रकार से इनके ऊपर चित्र बने हुए हैं, ये चित्र दिखाए जाते हैं तथा उनसे उसकी मनोस्थिति पूछी जाती है, अर्थात उसके बारे में क्या विचार हैं, जिससे वह देखकर अपने विचारों, भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त करता है। जैसे कोई चित्र हो गया कि कोई बुढ़िया है, वह कोई बाहर रोड के ऊपर बैठी हुई है, उसको चित्र दिखाया जाता है बच्चे को कि इससे आप क्या समझते हैं। तो कोई तो कहेगा कि महिला उदास है इसलिए बैठी है, कोई कहेगा कि उसे घर से निकाल दिया इसलिए बैठी है, कोई कहेगा कि मॉर्निंग वॉक के लिए आई है। इस प्रकार से सभी की अलग अलग सोच होती है। तो इसमें आपको अधिक डीप नहीं जाना है, जो ऊपर ऊपर की बात थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें आगे जो परीक्षण आता है वो आता है कैट। कैट अर्थात ये होता है बच्चों के लिए। कैट का सीधा अर्थ देखें तो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, अर्थात बाल प्रसंगात्मक बोध, ये दिया था लियोपोल्ड बेलक ने। बेलक अर्थात बेलक से आप बालक याद रख सकते हैं। ये जो CAT था वो दिया गया था लियोपोल्ड बेलक के द्वारा। बालकों के लिए है तो इसमें आयु जो सीमा होती है वह 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, अर्थात इन्हीं के ऊपर प्रयोग किया जाता है इसमें। अब बालकों का परीक्षण करना है तो बालकों का परीक्षण में आप सर्वाधिक देखना, अगर कोई टीवी में कार्टून चल रहा है तो उसको भी बच्चा ध्यान से देखेगा, अगर उसमें भी जानवर हो तो और अधिक ध्यान से देखेगा। तो बच्चों के जो कार्ड होते हैं ना, उन पे जानवरों के चित्र होते हैं। जानवरों के चित्र वो भी आदमी की क्रिया करते हुए, जैसे कोई रस्सा खींचते हुए या कोई व्यक्ति है उसके सिर के ऊपर शेर का सिर है, इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं उसमें। जैसे कोई खेलते हुए जानवर। इससे जो छोटे बच्चे हैं उनके सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण का पता चलता है। जैसे उनको कोई भी वस्तु दिखाते हैं, जैसे किसी को बैट दिखा दिया तो बच्चा बैट को देखकर कहता है कि, एक बच्चा तो कहता है कि ये खेलने के काम आता है, इससे हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर दूसरे बच्चे को पूछा गया तो उसने कहा कि ये कोई काम का नहीं है, या कहें तो इससे हम जलाकर आग जला सकते हैं। तो ये दो अलग अलग विचारों वाले दो बच्चे हो गए, तो उनसे उनकी जो व्यक्तिगत विचार हैं उनका पता चलता है, और उनके किस प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक विचार हैं उनका पता चलता है। तो यह हमने बात की CAT की। इसके बाद में हम बात करते हैं SCT। इसमें एक परीक्षण आता है। इसमें क्या आता है कि जैसे ये जो नाम है इसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। जैसे या तो S को सेंटेंस कहेंगे या स्टोरी कहेंगे। कंप्लीशन टेस्ट अर्थात कोई भी वाक्य पूर्ति करनी है या कोई भी कहानी बीच में डैश डैश जैसे उसकी पूर्ति करनी है। लेकिन इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं पाइन एंड टेंडलर। अब वाक्य है या कहानी है तो ये सीधी सीधी बात है कि जो शिक्षित व्यक्ति होंगे उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है। चित्र वालों में तो कोई भी देख सकता है, शिक्षित या अशिक्षित कोई भी हो। इसमें जैसे वाक्य पूर्ति क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन लिख दिया कि मेरा पसंदीदा फल है, मेरा पसंदीदा कलर, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो उसमें बच्चे अलग अलग अपने विचार रखते हैं। जैसे बच्चे को पूछ लिया चाहिए कि आपका जो फेवरेट खिलाड़ी है किसी भी स्पोर्ट्स में वो कौन सा है, तो वो जो बताता है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं उसके किस प्रकार के व्यक्तित्व पसंद है, अर्थात कोई बहिर्मुखी व्यक्ति पसंद है या कोई अंतर्मुखी व्यक्ति पसंद है। इसी क्रम में एक आता है FWAT अर्थात फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें भी बच्चे को कोई टॉपिक दिया जाता है जिस पर उसको लिखना होता है, तो उससे भी उसके विचारों का पता चलता है किस प्रकार का व्यक्तित्व वह धारण किए हुए। इसका श्रेय जाता है गाल्टन को। इसी में एक आता है PFT होता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, अर्थात बच्चे में किस प्रकार की निराशता का भाव है उसको इसके माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। इसका श्रेय जाता है रोजनविक को। इसमें चॉइस कार्ड होते हैं, या कार्ड कहें तो कार्डों पर चित्र होते हैं, वो कार्टून से चित्र होते हैं, जो कि वही 30 कार्ड में हमने पहले बात की थी। तो इसमें चॉइस कार्ड होते हैं जिसमें 12 पर मेल का चित्र और 12 पे फीमेल का, अर्थात 12 महिलाओं के लिए और 12 पुरुषों के लिए। जैसे किसी के सामने एक कोई खाली गिलास रख दिया, खाली गिलास कहें या आधा पानी है उसमें, तो एक व्यक्ति तो कहता है कि इसमें आधा पानी भरा हुआ है, अर्थात उसकी विचारशीलता अलग है। एक व्यक्ति कहता है कि नहीं आधा खाली है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, वह उनकी विचारधारा के आधार पर बता देते हैं कि ये किस प्रकार का इनका
व्यक्तित्व है। तो इसमें आगे एक दो और आते हैं जो कि क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अर्थात मिलान वाले क्वेश्चन के लिए। जैसे अभिव्यक्ति परीक्षण हो गया। अभिव्यक्ति परीक्षण है, उसमें कोई चित्र दिखाया जाता है, उस पर बच्चे को ऐसे बोलना होता है उस चित्र के बारे में, अर्थात उसके बारे में क्या राय है, तो उसकी अभिव्यक्ति इसमें इम्पोर्टेंट होती है। एक जैसे आता है पीडीटी, जो कि मनोनाटकीय परीक्षण होता है, अर्थात साइको ड्रामेटिक टेस्ट होता है, जो जेएल मोरेनो के द्वारा दिया गया था। एक आता है डीपीटी। डीपीटी जो है ड्रा ए पर्सन टेस्ट, एक व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाना है, ये दिया गया था मैक ओवर के द्वारा। तो चित्र बनाना है तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं मैक अर्थात बनाना, चित्र बनाना। तो ये हमने अब तक बात की है प्रक्षेपी विधियों की। अब प्रक्षेपी विधियों की बात की, अर्थात जो अचेतन मन को जानती थी। अब हम बात करते हैं अप्रक्षेपी विधियों का। अप्रक्षेपी विधियां जो कि व्यक्ति के चेतन मन को जानने की कोशिश करती हैं, अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियों की जैसे मैं सीधा बात करूं तो इसमें अप्रक्षेपी में दो तरीके के विधियां आती हैं। जैसे जो आत्मनिष्ठ विधि है ना, वो माफ करना, डायरेक्ट करना, इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में होता है वो। इसमें बच्चा डायरेक्ट खुद अपने बारे में बताता है, डायरेक्ट बताता है, जिसमें साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, इस प्रकार की विधि आती है जिसके माध्यम से बच्चा अपने बारे में बताता है। और जो वस्तुनिष्ठ होते हैं ना, इनमें हमें बच्चे से निकलवाना होता है, अर्थात प्रयोगशाला विधि आती है, इसमें निर्धारण मापनी आती है। अलग अलग विधियों के माध्यम से बच्चा क्या सोचता है उसको हमें निकलवाना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ विधि है ना, इसके बारे में देखेंगे। जैसे इसमें एक दो महत्वपूर्ण विधियां आती हैं। जो पहली इसमें विधि आती है वो आती है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि यानी खुद के अंदर झांक कर देखना। खुद के अंदर झांक के देखने का मतलब है कि जो स्वयं की क्रिया है ना, उनका अध्ययन करना। या इसमें मैं सीधा सीधा कहूँ तो जैसे किसी व्यक्ति की डायरी है या किसी व्यक्ति की आत्मकथा है। आत्मकथा अर्थात उसने अपने बारे में लिखा है, अपने जो जीवन का वृत्तांत है उसके बारे में लिखा है, अपनी जर्नी के बारे में लिखा है, उसके किस प्रकार के अनुभव रहे उन सभी के बारे में उसने लिखा है। तो इसमें जो इसका विधि का जो दर्शन है ना, वो तो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसके मुख्यतः जो जन्मदाता है अर्थात तो सर्वाधिक प्रयोग किया उनको जन्मदाता माना जाता है, तो वो थे विलियम वुंट, और विलियम के वुंट के साथ में थे टिचनर। तो अंतर्दर्शन विधि आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि किसी की जैसे डायरी हो गई, आत्मकथा हो गई, उनके द्वारा उनका पता करना। लेकिन इस पे भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी अपनी जो डायरी होती है उसमें अपने सभी सत्य बातें नहीं लिखते। अर्थात कोई अपने को अच्छा दिखाने के लिए अच्छी डायरी लिख लेता है, और कोई होते हैं जो कि सभी अपने अनुभव शेयर करते हैं। अब इसी क्रम में आगे दूसरी आती है व्यक्ति अध्ययन विधि, अर्थात इसको बोलते हैं केस स्टडी विधि। केस स्टडी जो विधि होती है ना, इसमें क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति का व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, जब से उसका जन्म होता है या अब हम उसके व्यवहार का अध्ययन करें तो अब तक के उसके पूरे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं ना, उनके व्यवहार को देखने के लिए विधि सर्वश्रेष्ठ है। जो विद्यालय में अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं या थोड़ी बहुत शरारत करते हैं, उनको अपराधी प्रवृत्ति के बोलते हैं। तो ये अपराधी प्रवृत्ति के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। उनके इतिहास के बारे में या इधर उधर से पूरी जानकारी लेके उनका हम उपचार कर सकते हैं। तो ये विधि दी थी टाइडमैन ने। या जो मनोवैज्ञानिक रोग से जो ग्रसित हैं उनके लिए भी ये विधि उपयोगी है। तो ये हमने दो विधियों की बात की। अब आगे अगली विधि की बात करते हैं हम, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू तो आपने खूब सुना है। जैसे इंटरव्यू जैसे यूपीएससी वगैरह का इंटरव्यू होता है, कोई छोटी मोटी जॉब के लिए इंटरव्यू होता है। तो इनके जो जनक हैं साक्षात्कार विधि के, वो हैं जॉन डार्ले। साक्षात्कार विधि में जिसका साक्षात्कार लिया जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है, अर्थात उसके सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। किस प्रकार से वह
बातचीत में कुशल है, या उसके किस प्रकार से वह बात करते समय अपनी बॉडी को रखता है। तो जो साक्षात्कार विधि है वो मेनली 3 टाइप की होती है। जैसे एक होती है नियंत्रित साक्षात्कार, साक्षात्कार जिसको फॉर्मल बोलते हैं। फॉर्मल जैसे इसमें क्या होता है कि जो इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह पहले से निर्धारित होते हैं, अर्थात का साक्षात्कारता जो है उसको क्या पूछना है, केवल उसी का जो साक्षात्कार देने वाला है उसको जवाब देना है। उसको बोलते हैं नियंत्रित या फॉर्मल। और अन्य एक होता है अनियंत्रित अर्थात इनफॉर्मल। इसमें जो है जो प्रश्न पूछने होते हैं वह पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, अर्थात पहले से निर्धारित नहीं किया जाता है कि क्या पूछना है। एक जो अपने इंटरव्यू देखने को मिलता है वह अर्धनियंत्रित होता है। अर्धनियंत्रित क्यों होता है? अर्धनियंत्रित में होता है कि जो क्षेत्र है ना वो तो निश्चित होता है, अर्थात कोई सब्जेक्ट वगैरह का हो गया, सब्जेक्ट है वो तो निश्चित है ना, जैसे कोई फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथ का हो गया, तो क्षेत्र तो उसका नियंत्रित होता है। लेकिन जो सवाल है ना वो अनिश्चित होते हैं। सवाल भाई उस क्षेत्र में से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, अर्थात उस सब्जेक्ट में से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। इसमें अंतिम विधि आती है जो कि आती है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि प्रश्नों का एक समूह होता है, उसको प्रश्नावली का, इसमें अनेकों प्रश्न होते हैं। औपचारिक, लिखित, जो कि औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसकी हम पहले बात कर चुके हैं। औपचारिक अर्थात जो स्कूली शिक्षा, जो प्रश्नावली विधि है इसका सर्वाधिक उपयोग स्कूल में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसको एक बोलते हैं कागज पेंसिल की विधि। प्रश्नावली विधि का जो जनक है उसके रूप में माना जाता है सुकरात को। सुकरात तो बहुत समय पहले था, लेकिन अगर साइकोलॉजी में इसे कोई अगर लेके आया था तो वह थे वुडवर्थ। अब जो प्रश्नावली विधि है इसको अगर मौखिक रूप में इस्तेमाल कर लिया जाए ना, अगर सीधा सीधा कोई क्वेश्चन पूछने तो उसको प्रश्नोत्तर विधि बोलते हैं, जिसमें जो प्रश्न पूछने वाला होता है या उत्तर देने वाला होता है वह आमने सामने बैठे होते हैं। तो प्रश्नावली विधि उसमें मुख्यतः 4 भाग देखने को मिलते हैं। जैसे प्रश्नावली कौन कौन सी प्रश्नावली होती है, जैसे एक बंद प्रश्नावली होती है। बंद प्रश्नावली जिसमें जो क्वेश्चन के उत्तर आपको हाँ या ना में देने होते हैं, उसमें रिक्त स्थान होता है या विकल्प हो गए तो वह बंद होती है, अर्थात उसका एरिया निश्चित हो गया, उसी में से आपको उत्तर देना है। एक हो गई खुली। खुली जैसे कोई बड़ा प्रश्न होगा निबंधात्मक जिसमें कोई क्वेश्चन होता है उसमें आप अपने खुले विचार रख सकते हैं, उसको खुली प्रश्नावली बोलते हैं। एक सचित्र प्रश्नावली बोलते हैं जिसमें जो ऑप्शन होते हैं या उत्तर में चित्र से संबंधित होते हैं। मिश्रित में इन तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है, अर्थात जिसमें बंद भी हो, खुली भी हो और सचित्र भी हो, तो वह मिश्रित रूप से होती है। प्रश्नावली विधि है इसको एक नाम से और जानते हैं जो कि परिसूची नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें और ध्यान रखना है, प्रश्नावली विधि में जो महत्वपूर्ण विधि है ना उसमें नाम निकल के आता है जो MMPI है, जो कि मिनीसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व परिसूची थी। उसमें लगभग 550 के करीब प्रश्न है उसमें। तो ये हमने इसके पहले टाइप की बात की। अगर इसमें दूसरे टाइप की बात करें तो वो आती हैं वस्तुनिष्ठ विधियां, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप की, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो इसमें विधियां जो आती हैं वह सबसे पहली विधि आती है निरीक्षण या बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन का मतलब है बाहरी रूप से दर्शन, अर्थात ऑब्जर्वेशन, जिसका प्रारंभ का श्रेय दिया जाता है JB वाटसन को। अब इसका मुख्यतः किस काम में ली जाती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हो गए, छोटे बच्चों को हम खेलते हुए देखते हैं या कोई कार्य करते हुए देखते हैं तो हम उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हुए होते हैं, अर्थात उनके देखकर जो व्यवहार है उसके अनुसार उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। जानवर हो गए, जानवरों को देखते हुए जैसे कोई पागल व्यक्ति है तो उसकी भी एक्टिविटीज़ नोट की जाती है, अर्थात ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इसमें भी 2 प्रकार के जैसे निरीक्षण या बहिर्दर्शन देखने को मिलते हैं, एक घोषित और एक अघोषित। जैसे घोषित ऑब्जर्वेशन हो गया तो उसमें जिसका ऑब्जर्वेशन करना है उसको पहले बता दिया जाता है, अर्थात यह इतना अधिक प्रभावी नहीं होता है क्योंकि उसको बता दिया जाता है तो वह उसका जो अपना मूल व्यवहार है वह नहीं करेगा, अर्थात दिखावटी व्यवहार करेगा। लेकिन अघोषित जो है ना उसमें व्यक्ति को पूर्व में सूचना नहीं दी जाती है, सीधा ही उसका
अवलोकन किया जाता है या ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये हमने निरीक्षण बहिर्दर्शन ऑब्जर्वेशन विधि की बात की। इसी में एक विधि आती है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी जिसको बोलते हैं रेटिंग स्केल, जिसमें एक स्केल होता है, या इसको बोलते हैं हम मापदंड का भी मूल्यांकन, मापदंड मूल्यांकन भी इसको बोलते हैं। निर्धारण मापनी या इसी को बोल देते हैं क्रम निर्धारण मापनी। इसमें क्या होता है कि एक 5 पॉइंट का एक स्केल होता है। 5 पॉइंट के स्केल में क्या होता है देखना, उसमें जैसे ये 5 पॉइंट अंकित किए हुए होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके बारे में हमें ये पता करना है कि वह कितना क्या झूठ बोलता है। अगर वह हमेशा सच बोलता है तो वह उत्तम किस्म का व्यक्ति है। अगर वह प्राय सच बोलता है तो औसत से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। या अगर वो कभी कभी सच बोलता है तो वह औसत व्यक्ति की श्रेणी में आता है। या बहुत कम बोलता है तो वह औसत से भी कम हो जाएगा। और कभी भी सच नहीं बोलता है तो वह बुरा व्यक्ति होता है या निकृष्टता की श्रेणी में आते हैं, या असामाजिक व्यक्ति कहते हैं। तो ये निर्धारण मापनी के अंतर्गत होता है। एक निर्धारण मापनी में क्वेश्चन आता है कि ये एलो प्रभाव के ऊपर कार्य करती है। एलो प्रभाव का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के प्रति हम कोई पूर्व धारणा बना लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, उसके प्रति हम ये सोच लेते हैं कि ये तो ऐसा है, ऐसा ही करेगा, वह व्यक्ति वैसा है, वैसा ही करेगा। तो यह हमारी उसके प्रति पूर्व में बनाई गई धारणा है, जिसको हम एलो प्रभाव कहते हैं। इसी में आगे एक दो विधि और आती है, जैसे समाज मिति विधि आती है। इसमें आपको सीधा इनके जो देने वाले हैं उनका नाम याद रखना। जैसे समाज मिति में जेल मोरिनो थे। समाज मिति जैसे कोई बालक है, उसके सामाजिक गुणों को मापते हैं, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में विचार करते हैं। जैसे कि समाज के व्यक्तियों से उसके जो सामाजिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है निष्पादन टेस्ट, निष्पादन जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, अर्थात किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है, उसके अवलोकन के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। एक जैसे आता है इसमें परिस्थिति परीक्षण, कोई व्यक्ति को कोई परिस्थिति बताई जा रही है, या हम कोई परिस्थिति देकर 3-4 या अन्य अधिक भी व्यक्तियों का परीक्षण कर सकते हैं। तो ये परिस्थिति परीक्षण है। तो ये हमने व्यक्तित्व मापन की महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा की है। इनमें कुछ सैकड़ों जैसे मनोविश्लेषणात्मक विधियां भी आती हैं इनमें। जैसे सिद्धि हो गई, कोई किसी के सपने का विश्लेषण कर, अर्थात किसी व्यक्ति को उसके सपने के बारे में पूछना, उसके सपने के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ये जो है ये उसके मनोविश्लेषणात्मक विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने पूरी चर्चा की है और व्यक्तित्व को पूरी तरह से समेट लिया गया है। पहले पूरी विधियां पढ़ी और उसके बाद में हमने उनके प्रकार पढ़े, अलग अलग व्यक्तित्वों का अलग अलग वर्गीकरण पढ़ा, और अब व्यक्तित्व को मापने की विधियां कंप्लीट कर ली हैं। तो आज के हमारे सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आगे की क्लासें आगे और जैसे बुद्धि हैं, अधिगम हैं, उनकी क्लासें होंगी। धन्यवाद।